हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आइए आज हम लोग देखते हैं जो इसके पहले का जो वीडियो था जिसमें कि हम लोग को दो टॉपिक रह गया था। एक जो था मुंडा शासन व्यवस्था और दूसरा था पलामू प्रमंडल का जो एक ज़िला करना था, पलामू ज़िला, उसका। ठीक है, तो आज हम लोग इन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में। चूँकि यह जो 30 दिनों का जो मास्टर क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसी का यह पहला वीडियो था, लेकिन उसमें किसी कारण से हो नहीं पाया था, इसलिए मैं पहला डे का यह पार्ट 2 क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको मैं बतला दे रहा हूँ कि पहले हम लोग सब्जेक्टिव इसको हम लोग डीपली पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं बुक से हूबहू लाइन को मैं आपको पढ़कर समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ अच्छा हो और किसी प्रकार से किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि हो भी जाता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, हमें यहाँ पे डाउट है, इस चीज़ को फिर से समझाइए, या नहीं तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना। 2 बार 3 बार देखिए तो आपको ज़्यादा समझ बन पाएगा। और साथ में आप अपने साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो कि इस प्रकार से सिर्फ हाथ में अक्षत फूल लेने से या बैठने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सोच रहे हैं कि चलिए हम भगवान कथा सुन रहे हैं, हाथ में अक्षत फूल लेकर बैठ गए, तो ये सब काम करने से काम नहीं चलेगा। कलम कॉपी निकालिए, ठीक है, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप लिखते जाइए, या नहीं तो आप इसका जो भी मेन टॉपिक है, तथ्य है, उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका जो लाइन है उसमें क्या लिख रहा है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को, ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ये तो बहुत ही क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को ही मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शासन का सामान्य अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति, है ना। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या चीज होता है, विशिष्ट व्यक्ति, तथा विशिष्ट, है ना, अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। और इसका अर्थ अगर बात किया जाए तो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से, अब आगे देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है, मतलब नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कि इसका क्या क्या पद होते हैं, क्या इसका शब्द है, और इसका संबंधित तथ्य, मतलब इसका जो अर्थ क्या होता है या इससे संबंधित और क्या चीज़ होता है, वो चीज़ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आपको हेडलाइन में साफ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पद, है ना, या फिर शब्द। यहाँ पे क्या चीज़ है, संबंधित तथ्य है। तो पहला में क्या चीज़ है, मुंडा। मुंडा का मतलब क्या हुआ, यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा, अगर हम मुंडा शासन व्यवस्था में देखें तो मुंडा जो है गांव का प्रधान, मतलब मुंडा क्या चीज़, एक प्रकार का पद है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, पद है। ठीक है, ये पद है जो कि क्या है, गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं। यह वंशानुगत होता है, मतलब यह वंश के आधार पे चलता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण से लगान वसूलना, जो टैक्स का जो काम होता है ना, वही काम होता है इन लोग का। इनका प्रमुख कार्य क्या है, ग्रामीण से लगान वसूलना। और क्या काम है, तो गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों पर निपटारा करना होता है। तो देखिए, सिर्फ इन लोग काम ये नहीं, टैक्स लेना सो नहीं है, तो गाँव से, ग्रामीणों से लगान वसूलना भी है, गाँव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना भी है, और गाँव के विवादों का निपटारा करना भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। देखिए, जो मुंडा लोग होते हैं और जो खेत बनाते हैं ना, खेत का जो निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ मुंडा समुदाय के लोग हैं, वे लोग खुद से निर्मित करते हैं तो उसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं। जो खेत निर्माण किए, ठीक है, उसको खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला, मतलब जो व्यक्ति हुआ, उसको खुटकट्टीदार कहा जाता है, कहलाता है।
मतलब जो जमीन हुआ उसको खुटकट्टी भूमि कहें, और जो व्यक्ति बनाया उस जमीन को, है ना, खेती योग्य बनाया, खेत बनाया, उसको खुटकट्टीदार कहते हैं। अब आगे देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ होता है परिवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या चीज़ होता है? परिवार होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुंडा जो पद है वो क्या चीज़ है? तो गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। यह पद कैसा है? तो वंशानुगुणत है, मतलब वंश के आधार पर चलते आएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लगान को वसूलना होता है, ग्रामीण से लगानों को वसूल करना और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना। और क्या होता है? तो यदि गांव में किसी प्रकार कोई विवाद हो तो उसको निपटारा करना होता है। और क्या होता है? तो यही सब होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत को क्या कहते हैं हम लोग? तो खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति बनाया उसको खुटकट्टीदार कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो अगला जो पद होता है, एक पद होता है क्या? उसको कहते हैं हातू मुंडा, ठीक है। तो हातू मुंडा जो पोस्ट है, पद है, इसका क्या काम है? तो यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। देखिए, ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है ना, उसका प्रधान कौन होता है? हातू मुंडा। और मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। जो मुंडा ग्राम पंचायत होता है उसको हातू कहा जाता है, ठीक है। तो हातू मुंडा, तो मुंडा मतलब क्या चीज़? जो प्रधान था, ग्रामीण प्रधान, लेकिन हातू मुंडा है तो हातू मीन्स क्या चीज़ हुआ? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को जो प्रमुख जो हुआ वो हातू मुंडा हुआ, ठीक है। ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। प्रश्न में आएगा, ग्राम पंचायत को हातू किस में कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना, कि अलग अलग आएगा? पढ़ा शासन व्यवस्था में, इस प्रकार से अलग अलग आएगा, ठीक है। कि मानकी शासन व्यवस्था में, कि ढोकलो शासन व्यवस्था में, इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा, आप हो जाएगा कन्फ्यूज। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको ठीक से आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। पहले ठीक से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, पढ़ा या पढ़ा, है ना। अगला क्या चीज़ है? पढ़ा या पढ़ा। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। इसमें साफ लिख दिया है, ठीक है। इसमें कोई संदेह होने की बात नहीं है। कई गांवों को मिलकर, जो 2 4 5 10 जो भी हो गया, सभी को मिला करके जो एक क्या बनेगा? पंचायत अंतर्ग्रामीण जो पंचायत होता है उसी को पढ़ा चाहे पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च, है ना, पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या चीज़ देखें, तो अब ऐसे भी आपको सोचने की बात है, या आप समझ सकते हैं कि जब अधिक गाँव को मिला करके जब एक पंचायत बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस स्तर पर हम जब जाएंगे तो एक से अधिक गाँवों का जो विषय रहेगा या विवाद रहेगा उसी पे चर्चा होगा ना। यदि गांव स्तर का कोई चर्चा करना हो तो अपने गांव स्तर पर बैठेंगे, लेकिन एक गांव से दूसरी गांव में कुछ उस तरह का विवाद हुआ या कुछ किसी विषय पर चर्चा करना है, मंथन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अन्य गाँवों को मिला करके एक बैठकी बुलाएंगे। तो इसीलिए जो अनेक गाँवों को, विभिन्न गाँवों को मिला करके जो एक पंचायत का बनाया जाता है उसी कहते हैं पढ़ा या पढ़ा, पढ़ा चाहे पढ़ा, ठीक है। जिसका जो है कि सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो पढ़ा राजा होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, पढ़ा राजा होता है इसका सर्वोच्च अधिकारी। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। देखिए, पढ़ा के जो है अन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है। पढ़ा के तो कौन कौन होते हैं? तो पढ़ा का अधिकारी जो होते हैं, पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। अब कुंवर, लाल, कारतो क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, ठाकुर, है ना, ठाकुर का क्या काम है? तो इसमें एक पोस्ट होता है पढ़ा राजा के अंतर्गत में, है ना, ठाकुर, ठीक है। तो ठाकुर काम है पढ़ा राजा का सहायक। पढ़ा राजा का जो सहायक होता है ना उसको ठाकुर कहते हैं, ठीक है। ये और दीवान, दीवान क्या है? पढ़ा राजा का मंत्री।
मंत्री को दीवान बोलते हैं। अब पांडे, पांडे क्या है, तो दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी को पांडे बोलते हैं, ठीक है। और बरकंदाज ये क्या है, तो गांव का सिपाही है। दारोगा क्या है, तो सभा की कार्यवाही का नियंत्रक करता है, जो सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है उसको दारोगा कहते हैं, ठीक है। लाल, लाल क्या है, तो सभा का वकील, सभा के वकील को लाल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ये पोस्ट का नाम है और उसका कुछ कार्य है जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। चलिए तो फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है कि परंपरागत मुंडा शासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। देखिए ये हम लोग महिलाओं को जो आरक्षण की बात करते हैं ना, अब तो हो चुका है लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो परंपरागत मुंडा शासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता था, कोई भी ऊंचा स्थान में महिलाओं को नहीं मिलता था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है, और क्या चीज़ है। तो आगे हम क्या देख रहे हैं इसमें, अगला है अखड़ा, चाहे अखड़ा, ये क्या होता है, तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है, ठीक है। तो अखड़ा जो है कि पढ़ा पंचायत, तो पढ़ा पंचायत स्थल, पढ़ा जो हुआ ना, तो पढ़ा का जो पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। जहाँ पंचायत लगता है उस जगह को क्या कहते हैं, अखड़ा कहते हैं। तो वहाँ पे और क्या होता है, तो यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। मतलब जो पंचायत जहाँ लगता है वहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। और क्या है, तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठकी को आयोजन अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता है। तो मुंडा गांव में जो पंचायत की जो बैठकी होता है ना, वो अखड़ा में ही होता है, ठीक है। अब अगला जो है मानकी, पोस्ट का नाम क्या चीज़ है, मानकी है। तो मानकी क्या है, तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। देखिए प्रधान को, उसमें सर्वोच्च अधिकारी था पढ़ा राजा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ा पंचायत की प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है, ये भी वंश के आधार पे ही चलता है, ठीक है। तो ये प्रधान होता है, पढ़ा पंचायत के प्रधान कौन होता है, मानकी होता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पाहन, पाहन क्या है, तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। और पाहन क्या चीज़ है, तो मुंडा गांव का, किस गांव का, तो मुंडा का गांव का है ना, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, पाहन कहलाता है। पाहन गांव के शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका और क्या का कार्य है देख लीजिए। तो पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का काम कौन करता है, पाहन करते हैं। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि, और देखिए इसके लिए इसको क्या कहते हैं, लगान मुक्त भूमि। इन कार्यों के संचालन हेतु, किन कार्यों को, तो जो बलि चढ़ाते हैं ना, शांति बनाए रखने के लिए गांव में किसी प्रकार का कोई परेशानी कठिनाई या सामना नहीं करने पड़े, उसके लिए शांति बनाए रखने के लिए जो पूजा पाठ बलि करते हैं, तो उस काम के एवज में इनको जो कुछ ज़मीन मिलता है लेकिन उसका लगान चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जो कि लगान मुक्त होता है, ठीक है। तो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि डाली कटारी जो है ना किस शासन व्यवस्था में है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसमें फंस जाइएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डाली कटारी भूमि किस में होता है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में होता है, ठीक है। किसको दिया जाता है, तो पाहन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का जो काम करते हैं उसके लिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है, महतो है ना। अब महतो को इसमें क्या रोल है वो आगे देखते हैं, क्या इनका भूमिका है। तो यह पाहन का सहायक होता है। पाहन का सहायक कौन होता है, महतो। पाहन हम लोग देख चुके हैं ना, पाहन का क्या काम है। सो यह मुख्यतः गांव के संदेशवाहक का कार्य करता है। तो गांव के संदेशवाहक जो डाकिया जो हुए ना, कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, बात को, मैसेज को, किसका बात का, एक दूसरे घर का बात का नहीं ना, नहीं। तो जो पंचायत स्तर पे किसी भी तरह का बात होती है, ग्रामीण स्तर पे,
या उस ग्रामीण के हित के लिए जो बात होता है, जो प्रधान हो या फिर मानकी हो या फिर पढ़ा राजा हो, इनके द्वारा कही हुई बातों को गांव तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो महतो का काम है। ठीक है, यह गांव के संदेशवाहक का काम करता है। अब आगे क्या चीज़ है? भूत खेता। ठीक है, गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब भूत खेता में क्या चीज़ होता है कि गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, एक विशेष पूजा होता है ना। तो क्यों विशेष पूजा होता है? तो भूत प्रेत को से बचने के लिए, प्रकोप से बचने के लिए। ठीक है, तो इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है। तो इसके लिए भी पाहन को अतिरिक्त भूमि देते हैं, है ना। एक पूजा पाठ बलि चढ़ाने के लिए अलग हो गया, आप भूत प्रेत को से बचाने के लिए, रोकने के लिए अलग भूमि देते हैं, जिसको भूत प्रेत, है ना, भूत खेता कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? भूत खेता कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पुजार या पनभरा, पुजार को ही क्या बोलते हैं? पनभरा कहते हैं। ठीक है, तो पुजार और पनभरा का क्या इसमें रोल है? पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। ठीक है, पाहन का सहायक कौन होता है? तो पुजार या पनभरा कहलाता है। यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो क्या होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, सॉरी, पढ़ा राजा होता है। यह पंचायत का सर्वोच्च, पढ़ा राजा जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, हम दोनों टॉपिक को साथ में कर दिए थे ना। तो पुजार या पनभरा क्या है? तो यह पाहन का सहायक, है ना, पुजार या पनभरा कहलाता है। और पढ़ा राजा क्या है? तो यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है ना, वो क्या है? तो पढ़ा राजा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य तथ्य को देख लीजिए। ठीक है, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो कौन कौन होते हैं? दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता तथा लाल। ठीक है, जो कि पढ़ा राजा को शासन चलाने में योगदान करते हैं। समझे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का ये दो चीज़ बचा हुआ था, जो कि आज हम लोग देख लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा में क्या हमें देखना था? तो पलामू जिला का मानचित्र। ठीक है, अब देखिए, पलामू जिला का मानचित्र देखने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि यह लातेहार और पलामू। ठीक है, लातेहार कहाँ से कहाँ किस प्रकार से है? ठीक है, गढ़वा कहाँ से टच करता है और लातेहार कहाँ से होता है? पलामू में, है ना। अब इधर चतरा। चलिए, तो आप इस पलामू को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यही पलामू जो है भी आपको वहाँ पे अलग से फिर से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर बाउंड्री को लाइन टच करने वाला जिला है तो हमारा झारखंड का 3 जिला है, चतरा, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, देखिए, तो आपको जो है यहाँ साफ स्पष्ट हो जाता है, जो नीचे से यहाँ गया है ना, इधर और इस कोना पॉइंट में। तो एक तो आपका मैं बात करता हूँ, देखिए, ये आपको यहाँ से इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, सॉरी, अच्छा, इससे छोटा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ज़्यादा छोटा पिक्चर हो गया है। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, आगे तक नहीं होगा, लेकिन समझिएगा, ये लाइन आगे तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक तो यहाँ हो गया, एक मैं यहाँ कर दिया, और एक आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, एक यहाँ से। तो यहाँ पे इधर में क्या चीज़ है? ये आपका G फॉर गढ़वा है, और इधर क्या है? L फॉर लातेहार है, और ये चतरा है। ठीक है,
और ये आपका बिहार है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कि पलामू में क्या चीज कहते हैं, क्या है और किस तरफ में क्या है। तो मैं बात करता हूँ मेदिनीनगर, बीच में इसका केंद्र क्या चाहिए, मेदिनीनगर है इसका मुख्यालय। पलामू का जिला का मुख्यालय कहाँ, मेदिनीनगर है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें प्रखंड, तो कुल प्रखंड की संख्या 21 है, जो कि सबसे अधिक है। लातेहार पलामू जिला प्रमंडल में जो पलामू जिला का जो प्रखंड की संख्या 21 है, पूरे झारखंड में सबसे अधिक प्रखंड की संख्या पलामू जिला में है। कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक तरफ से बात करता हूँ। ठीक है। हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद, उटारी, पांडू, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है 5, हरिहरगंज 6, पिपरा 7, छतरपुर 8, नवा बाजार 9, विश्रामपुर 10, चैनपुर 11, मेदिनीनगर हो चुका है 12, पड़वा 13, नवाडी बाजार 14, पाटन 15, मनातू 16, तरहसी 17, लेसनीगंज 18, सतबरवा 19, पांकी 20 और तरहसी 2 बार हो रहा है। ठीक है। तो तरहसी की अलग कुछ होगा। ठीक है। या इसका नाम हो सकता है 2 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ कितने हम लोग देखें, 21 क्या चीज़ है, तो प्रखंड है। अब आगे देखते हैं इसका गठन कब हुआ कि नहीं हुआ सो। तो पलामू का गठन कब हुआ था, तो 1892 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। 1892 में गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 4393 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसका कितना क्षेत्रफल, 4393 है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो कितना है, 19,39,869 है। 19,39,869 है। ये क्या चीज़ है, जनसंख्या है। दशक जनसंख्या, हर एक 10 वर्ष में इसका जो वृद्धि हो रहा है कितना है, तो 26.17 की रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 442 है ना, 422 है। लिंगानुपात कितना है, तो 928 1000 पुरुष में 928 महिलाएं हैं। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है, महिला पुरुष में होता है। ठीक है। मतलब 1000 में काउंट होता है ये। 1000 क्या चीज़ है, मेल है। तो इसमें कितना है, तो 928 फीमेल है, 928 फीमेल। ठीक है। 1000, इसमें 1 0 छूट गया है। प्रति फीमेल, तो यहाँ फीमेल कितना है, 928। ये आपका मेल है ना, और 928 ये फीमेल। मतलब 1000 वहाँ मेल है तो 928 क्या चीज़ है, फीमेल है। शिशु लिंगानुपात, अगर ये चीज़ बच्चा में देखा जाए तो 945 है। मतलब 945 अगर बच्ची है तो 1000 वहाँ पे बच्चा है। साक्षरता दर कितना है, 63.63 है ना। एजुकेशनल जो रेट है ना, एजुकेशन का जो रेट वो कितना है, तो 63.3 है। इसमें 3 अनुमंडल हैं। कितना अनुमंडल है, ये 3 है। ठीक है। कौन कौन है, मैं बात कर रहा हूँ अनुमंडल का। ठीक है। 3 है, मेदिनीनगर 1, हुसैनाबाद 2 और छतरपुर 3 अनुमंडल है। अब प्रखंड तो हम देख चुके हैं अभी तुरंत, तो इसको देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। जो वहाँ देख वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। उसमें था 2 ठो, क्या पढ़ रहा था, पड़वा, नवाडी, पिपरा, तरहसी 2 बार था। ठीक है। इसमें क्या, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर, पांकी, चैनपुर, हरिहरगंज, पाटन, लेसनीगंज, सतबरवा, मनातू, नवा बाजार, उटारी रोड नहीं था, वही हो सकता तरहसी होगा। पांडू, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पड़वा, नवाडी बाजार, पिपरा, तरहसी, रामगढ़।
एक रामगढ़ है ना, तरह से 2 था, तो एक का नाम रामगढ़ हो सकता है। तो इसमें आप साफ साफ है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसमें विधानसभा क्षेत्र, इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन है? तो डाल्टनगंज एक है, ठीक है, डाल्टनगंज है, हुसैनाबाद है, छतरपुर है, विश्रामपुर है, पांकी है। तो 5 जगह से यहाँ पे चुनाव होता है ना। अब 5 वहाँ से विधायक निकलते हैं, कहाँ से? पलामू जिला से। चलो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कौन कौन गुजरता है यहाँ से? तो 75 NH 75 और NH 98 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पलामू जिला से होकर गुजरता है। प्रमुख नदी की बात किया जाए तो यहाँ की प्रमुख नदी उत्तरी कोयल है, अमानत है, सोन नदी है, ठीक है। कौन कौन है? उत्तरी कोयल, अमानत और सोन नदी है। अगर प्रमुख खनिज की बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख जो है खनिज में बात किया जाए तो यहाँ कोयला तो है ही, है ना, फायर क्ले है, चुन्ना पत्थर है, ग्रेफाइट है, लोहा है, सीसा है, चांदी है, जस्ता है, बॉक्साइड है, डोलोमाइट है, मैग्नेटाइट है और क्वार्टाइज, फिर लोहा भी है। तो इतना सारा यहाँ पे जो है ये क्या चीज़ है? खनिज है। लेकिन चुन्ना पत्थर यहाँ पे प्रमुख रूप में है, ठीक है, चुन्ना पत्थर विशेष रूप में है, चुन्ना पत्थर के लिए पूरा फेमस है, ठीक है तो बहुत सारा कुछ, लेकिन चुन्ना पत्थर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछता है चुन्ना पत्थर किस जिला से अधिक मिलता है, तो आपको टिक कर सकते हैं पलामू से, है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं प्रमुख उद्योग। यहाँ पे उद्योग क्या चीज है? तो जपला सीमेंट संयंत्र, ठीक है, 1926 में शायद इसका स्थापना हुआ था। जपला सीमेंट संयंत्र जो है जपला में है। अगला फिर है बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ये भी जो है पलामू में है। अब प्रमुख अगर पर्यटक स्थल की बात किया जाए तो पलामू अभ्यारण्य, देखिए पलामू अभ्यारण्य इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पलामू अभ्यारण्य में आपका पलामू लातेहार का भी जिला आता है, ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछेगा कि पलामू अभ्यारण्य, पलामू किला कहाँ है, तो लातेहार में होगा। पलामू अभ्यारण्य चूँकि दोनों का पार्ट है, पलामू ही पड़ता है और लातेहार में भी पड़ता है, ठीक है, पलामू अभ्यारण्य। तो यहाँ पलामू अभ्यारण्य लिखा हुआ है। मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला और रोहिला का किला। तो देखिए ये आपका जो मेदिनी राय का जो किला है ना, एक्चुअली ये है लातेहार में, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। मेदिनी राय का किला जो हम लोग देखते हैं, पलामू का किला जो जिसको बोलते हैं पलामू का नया किला, पुराना किला, वही मेदिनी राय का किला है जो कि लातेहार में है, ठीक है। और शाहपुर का किला शाहपुर में है, रोहिला का किला ये जो कि जपला में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। तो नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान। तो नीलाम्बर पीताम्बर तो सबको पता है ही, लेकिन राष्ट्रीय तिलहन, और तिलहन के लिए सबसे प्रमुख जिला जो है पलामू है, ठीक है, तिलहन के लिए, है ना। तिलहन में क्या चीज़ हो गया? जितना से जिससे तेल निकलता है ना, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, तो ये सब के लिए है, सरगुजा हो गया, ये सब के लिए जो है कि पलामू बहुत फेमस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका अन्य तथ्य में यहाँ पे और क्या चीज़ है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ है तो है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, है ना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब क्या चीज़ हो गया? SC हो गया ना, ये SC अनुसूचित जाति हो रहा है, जनजाति नहीं है, तो SC। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो जनसंख्या में बाय पॉपुलेशन में जो है कि पलामू में है। और सर्वाधिक प्रखंड भी है, 21 प्रखंड भी आपको बतलाए थे जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है, जो कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर रखा गया है। तो जो डाल्टनगंज जो था ना, वो डाल्टन क्या चीज थे? ये कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर, इनके नाम पे डाल्टनगंज रखा गया था। अब मेदिनीनगर जो रखा गया है अभी, वो मेदिनी राय के नाम पे रखा गया है। तो चलिए यहाँ में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यही हम लोग का 2 टॉपिक रह गया था, ठीक है। तो ये अलग वीडियो नहीं है या फिर अलग क्लास नहीं है, जो मास्टर क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये पार्ट 2, इसको आप समझें और ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये आपका जो क्लास हुआ अभी, ठीक है, तो ये क्लास होने के बाद आपको इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, ठीक है। तो उसको आपको
देखना है और ऑब्जेक्टिव में आपको देखना ये है कि आप कितने सारा प्रश्नों को बना पा रहे हैं। यदि आप बहुत कम प्रश्नों को टच कर पा रहे हैं तो फिर आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता है और इसको ठीक से स्टडी करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें आपको दो फायदा है। एक तो यदि आप दूर दराज में रह रहे हैं, आपके नज़दीक में कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है तो आप अच्छा आसानी से पढ़ पाएंगे। और दूसरा ये है कि आपको दूर में रहने की वजह से जो है कि बहुत सारा जानकारी आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि जानकारी का अभाव में कोई भी चीज़ को आगे कर नहीं पाते हैं, जैसे को फॉर्म नहीं भर पाते हैं या उससे संबंधित कुछ अपडेट नहीं ले पाते हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है ना, कोई फ़ी नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास का आनंद उठाइए और पूरा मज़ेदार तरीक़ा से अपना तैयारी कीजिए। चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।